गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 वो कंप्लीट हो गई होगी, प्लस इसके एग्जाम्पल्स। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। ये हो जाना ही चाहिए आपकी इस स्टेज तक, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और इसके सारे एग्जाम्पल्स। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछिए। कुछ डाउट है इसमें किसी को? बताइए। नहीं है? सबकी हो चुकी है ये? करण? यस सर, मेरी हो गई। प्रियांशी की हो गई। एग्जाम्पल्स भी हो गए बेटा? यस सर। और एमसीक्यू शीट अटेम्प्ट करी? हाँ, 30 क्वेश्चंस तक करी थी। वेरी गुड, 30 क्वेश्चंस तक कर लिए। तो आज आप आंसर्स बताओगे, उनको ओपन करके रखना। कार्तिक? सबमिट भी की थी। सबमिट भी की थी, ओके। मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लूँगा। सबमिटेड मैंने अभी चेक नहीं किए, मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लूँगा। कार्तिक, सॉरी देवाशीष? देवाशीष कितना कंप्लीट हुआ? करण? ओके, चलिए। अगर नहीं हुआ है तो आपको पता है सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एग्जाम्पल्स। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करें। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एमसीक्यू की आंसर की प्रियांशी ने एमसीक्यू शीट कंप्लीट की है, तो इनसे हम आंसर की डिस्कस करते हैं और जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू शीट की आंसर की बोलिए प्रियांशी, फर्स्ट का आंसर क्या है आपका? बी। बिल्कुल सही। ए। सी। सी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है बी। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाले का बी। वी विल डिस्कस इट एट लास्ट। फोर्थ? बी। फिफ्थ? बी। ए। ए। डी। सी। वेरी गुड, सी। क्या बात है। सी। 11th वाले का सी गलत है। 11th का वाले का करेक्ट आंसर आना चाहिए बी। 12th? बी। डी। 13th वाले का डी बोल रहे हैं आप? हाँ। नहीं, गलत है। 13th वाले का सही आंसर आना चाहिए ए। 14th? ए। नहीं, 14th वाले का करेक्ट आंसर आना चाहिए डी। 15th? सी। डी। 16th? ए। ए सही है। 17th? ए। बिल्कुल सही। 18th? डी। नहीं, 18th का सही आंसर आना चाहिए ए। 18th का सही आंसर आना चाहिए ए। 19th? डी। नहीं,
सही आंसर आना चाहिए ए। 20 बी नहीं, सही आंसर है ए। 21 बी नहीं। 22 ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही। सी 24th का सी सही है। सी 25th का सी सही है। सी वेरी गुड। 27 का बी 27 का बी, हाँ बॉय वाला बी हाँ नहीं, डोंकी वाला डी है। 28th बी 28 का बी गलत है, ए होना चाहिए। 29 नहीं आया 29 नहीं आया। 30 सी 30 का सी। 30 तक अटेम्प्ट करा। हाँ 30 का सी गलत है। 30 का बी होना चाहिए और 29 का नहीं आया आपको, वो डी होना चाहिए। ओके, वी विल डिस्कस अ फ्यू। सब तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल डिस्कस अ फ्यू। हाँ अथर्व, कनेक्ट हो गए आप? ग्रेट। आपका शायद एक बंद करना पड़ेगा, या एक डिवाइस में स्पीकर और माइक दोनों बंद कर दो। एक किसी भी डिवाइस में स्पीकर और माइक दोनों बंद कर दो, और एक में चलने दो, या एक डिस्कनेक्ट कर दो डिवाइस। एमसीक्यू शीट और किसने करी? देवाशीष, एमसीक्यू शीट खोल के देखी? देवाशीष, एमसीक्यू शीट खोल के देखी? मैंने इसके आगे की करी। आपने करी अथर्व? कितने क्वेश्चंस करे? जितने थे 45 तक। 45 तक करे हैं। तो उस दिन करते जिस दिन दिया उस दिन 11 की क्लास चलती थी। ओके, वेरी गुड। तो मेरे को बताओ 31st से आंसर। 31 का मेरे को उसमें डाउट है, फिर भी ए। डाउट है तो हाँ सही है, 31st का ए बिल्कुल सही है। अगला कौन सा कर? 32 का डी, डॉग वाला गलत। अगला बी 33 का बी सही है बिल्कुल, वेरी गुड। 34 का ए बिल्कुल सही, 35 का डी वेरी गुड। 36 का भी डी 37 का भी डी हाँ 38 का बी क्या बात है। डी 39 का ए 40 का डी 40 का डी गलत है। 41 का 41 का सी सी 42 का 42 का बी 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 इसमें डाउट है। 42 का बी 43 सही का है A, वैसे। 43 का ए। 43 का ए अगर डाउट हो तो फिर आंसर मत बता, क्योंकि अगर गैस करके 42 में डाउट है क्या? नहीं मतलब थोड़े मल्टीप्लिकेशन में डाउट, ओके उसमें थोड़े इक्वेशन बनाने में। और 44 का बी वेरी गुड। 45 का डी 45 का डी गलत है। और तेरे तो अच्छे से ही गए, 15 क्वेश्चंस में से 3 गलत हैं बस। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
और ऊपर के भी चेक कर लिए तूने? हाँ चेक कर लिए। ओके, चल तू बता दे इसमें से किस किस में डाउट है। वो दो 6-7 क्वेश्चन में डाउट है। बताते जाओ। टू सेकेंड वाले में और और 13 13, ये प्रियांशी का भी गलत है तो ये डिस्कस कर सकते हैं। और 21 25 और 27 31 और 42। 31 और 42। तो चलिए वैसे सारे क्वेश्चंस एक एक बार रीड कर लेते हैं सब लोग। सबके पास एमसीक्यू शीट है ना? कोई ऐसा हो जिसके पास एमसीक्यू शीट नहीं हो तो पूछिए। जितने भी गलत गए हैं दोनों बच्चों के मिला के उतने मैं बात करता हूं। जो मुझे लगा कि डिस्कस करने लायक है वो करेंगे, नहीं तो बच्चे अपनी कॉपी में होमवर्क में कंप्लीट करेक्ट करेंगे उसको। ओके, क्वेश्चन थर्ड, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए आपसे। थर्ड वाला हो जाना चाहिए आपसे। गलत गया तो कुछ मिस्टेक हुई होगी, वो वहाँ पे करेक्ट करेंगे। 11th, सब लोगों ने शीट खोल रखी है ना? डू यू वांट मी टू डिस्प्ले द शीट ओवर हियर? क्यों यस? आप शीट खोल नहीं पा रहे हो अपने डिवाइस में? अभी तो मैं डिस्प्ले कर देता हूं, बट ये जो MCQ शीट्स है बहुत बेनिफिट रहेगा आपको कि अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रखें तो। जो भी चैप्टर चालू होता है उसको MCQ शीट ढूंढिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए और उसको सॉल्व करते रहिए। अभी मैं इसका निकाल लेता हूँ, बट आगे से आप ध्यान रखेंगे जो भी MCQ शीट है उसको निकाल के रखेंगे। हर चैप्टर के लिए MCQ शीट है, वो चैप्टर चलते हुए मैं कभी भी डिस्कस कर सकता हूँ। पिछली क्लास में मैंने बोला था सॉल्व करना, तो दो बच्चों ने सॉल्व करके रखी और बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखी दोनों स्टूडेंट्स ने। आई एम हैप्पी विद दैम। देखो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है यार।
चलो जो खुल गई है वहीं से डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको दिख रही होगी शीट। क्वेश्चन नंबर 3, then we have to discuss क्वेश्चन नंबर अतर थोड़ा मार्क बना ले। क्वेश्चन नंबर 11, 13, चल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 11, 13, 14, 15, 18, 19, 14, 15, 18, 19, देन आपके डाउट्स में है 20, 21, 20, 21, 27, 28, 30, 27, 28, 30 और फिर अथर्ड ने तो आगे के भी करें 32, 40 एंड 45। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 फटाक से पढ़ना है। फिगर है आपके पास, फिगर है आपके सामने। क्या साइड्स इक्वल दिए हैं? तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन लगाना है, तो आई सपोज हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, in triangle if angle this is equal this is greater than angle this, then ये 13th क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का है। इनइक्वालिटीज हमारा लास्ट टॉपिक है जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल या परसों डिस्कस करेंगे, मतलब अगली क्लास में या एक क्लास और बाद में डिस्कस करेंगे। बट स्टिल अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाइए, ABC ट्राइंगल, और एंगल B को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। अगर एंगल B को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, अगर एंगल B को बड़ा करने की कोशिश करेंगे इमेजिनेशन में या ड्रॉ करने में, A को छोटा करने की कोशिश कीजिए B से, या B को बड़ा करने की कोशिश कीजिए A से। दोनों केसेस में जो बड़ा एंगल रहेगा उसके अपोजिट वाली साइड ग्रेटर मिलेगी आपको। ओके, ये बहुत कॉमन ज्योमेट्रिक सेंस है कि आप अगर एंगल को बड़ा करते जाएंगे तो उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी होती जाएगी, जिस एंगल को छोटा करते जाएंगे उसके आसपास की साइड बड़ी होती जाएगी, उसके अपोजिट की साइड छोटी होती जाएगी। तो 13 क्वेश्चन इस तरह से होगा, नहीं तो इनइक्वालिटीज में इसकी इक्वेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से देखना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल रहेंगे। क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे तो ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है ABD और दूसरा ट्राइंगल ACD, ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल ADC एक तरफ का एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों मिला के 180 डिग्री बनाते हैं, इसलिए 14th का D हो जाएगा। ओके, 14th में क्या गड़बड़ थी? 14th का A कैसे मार्क कर दिया था? बहुत क्लियर है फिगर से, 14th का D होगा। चलो कोई बात नहीं। 15th क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए जल्दी से। ट्रू फॉल्स करना है, हर स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलूं, टू ट्राइंगल्स हैव सेम शेप दे आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं, दो ट्राइंगल्स मैं ऐसे बना सकता हूँ, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बना सकता हूँ जिनका शेप आपको बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, सेम दिखेगा, शेप सेम दिखेगा। पर हमने शुरू में ही क्या बात की थी कि ट्राइंगल्स अगर हर एस्पेक्ट में इक्वल हो, शेप सेम होने से इक्वलिटी नहीं पता चलती, शेप सेम होने से एंगल्स की इक्वलिटी पता चलती है। शेप सेम होने से एंगल्स की इक्वलिटी पता चलती है। तो सिर्फ जब शेप सेम होता है तो उन ट्राइंगल्स को बोलते हैं सिमिलर। यहां पे इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू ट्राइंगल्स हैव सेम शेप देन दे आर सिमिलर, या फिर इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम शेप एंड साइज देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। बी पार्ट, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर एंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिर्फ दो साइड्स का बोला है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, सिर्फ दो साइड का बोला है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कोई सी हमको पता नहीं है, सिर्फ एस एस प्रॉपर्टी। या तो बीच में एक एंगल होना चाहिए या दो एंगल्स होने चाहिए, सिर्फ एस एस प्रॉपर्टी हमको कोई पता नहीं है। तो ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ। इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल, hypotenuse of one side of one right angle triangle is equal to the hypotenuse and one side, hypotenuse and one side of one right angle triangle is equal to hypotenuse and one side of another triangle। अब इसमें भी hypotenuse बोली है तो ये भी triangle right angle triangle ही होगा। then the triangles are not congruent, then the triangles are not congruent, false। ये प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे, RHS प्रॉपर्टी। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में 90 डिग्री है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो 90 डिग्री तो है ही, फिर एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई सी भी बची हुई साइड, उसमें इंक्लूडेड साइड हो, इंक्लूडेड एंगल हो, वो सब नहीं देखना पड़ता है RHS क्राइटेरिया में। ये हम लोग आज देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए। डी ही था क्या नीचे जो लिखवाया था? डी ही है। अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरह का क्वेश्चन है। तो जैसे ये क्वेश्चन 15th हुआ, क्वेश्चन 18th हुआ, ये आप अलग से भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट रूल्स जैसे स्टेटमेंट्स हैं। इनको अलग से रिवीजन में भी हेल्प ले सकते हैं इन क्वेश्चंस की। तो उनको मार्क कर लीजिए कि वो हमेशा पढ़ने रहेंगे, वो हमेशा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं क्वेश्चंस। अगला 19, 20, 21 और 19 सिंपल दिख रहा है, 20 डिस्कस कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC साइड AB इज प्रोड्यूस टू D, एक ट्राइंगल ABC AB को प्रोड्यूस करा टू D, यहाँ पे D आएगा, सो दैट BD इज इक्वल टू BC। तो ये और ये इक्वल रहे तो लगभग यहाँ पे आएगा पॉइंट D। इफ एंगल B इज 60 डिग्री एंड एंगल A इज 70 डिग्री। अब ये एंगल भी मैं कौन सा एंगल लूँ, बाहर वाला एंगल लूँ, अंदर वाला एंगल लूँ, स्पेसिफाई नहीं करा तो मैं अंदर वाला लेता हूँ क्योंकि वो ट्राइंगल की बात कर रहा था। तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल मैं मानूंगा डिफ़ॉल्ट। अगर ये 60 है, ये 70 है,
देन AD ग्रेटर देन CD। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बट हम हमारे कॉमन सेंस इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 60 है ये 70 है तो हमको प्रूव करना है कौन सी चीज़ किससे बड़ी होगी, और ये ज़्यादातर चीज़ें इस ट्राइंगल की है। तो पहले इस ट्राइंगल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आप गिवन से वो निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ये दोनों एंगल्स मिला के कितने हो जाएंगे 60, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये जो BDC ट्राइंगल बना, दिस पॉइंट इज B, क्योंकि ये जो BDC ट्राइंगल बना ये आइसोसेलेस है। ओके, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करा तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स 30 डिग्री के हो जाएंगे। AD CD से बड़ा होगा क्या, तो पूरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। पूरे ट्राइंगल के लिए पूछ रहे हैं A, C और D। AD के अपोजिट एंगल कितना आ रहा है, ये 30 बन रहा है, ये कितना बन रहा होगा 60 + 70 130, तो ये 50 बन रहा होगा, तो ये टोटल 80 डिग्रीज बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको, तो ये टोटल 80 डिग्रीज बन रहा है। तो AD की बात की है, फर्स्ट की बात A की बात कर रहा हूं मैं, AD की बात की है और CD की बात की है। तो CD के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है 70 डिग्रीज, तो AD शुड बी ग्रेटर देन CD। तो एक तो ये करेक्ट है, बाकी भी देख लेते हैं। एंगल ADC 90 हो पाएगा क्या, ये 70 और ये 80, ये 150 हो गया, तो ये 30 और ये यहाँ से भी 30 निकाला था हमने, तो दिस इज 30 डिग्रीज। तो ADC 90 नहीं हो पाएगा। AD लेस देन CD है नहीं, क्योंकि AD के अपोजिट, फिगर में देखिए AD के अपोजिट में जो एंगल है वो बड़ा है CD के अपोजिट के एंगल से। एंगल बड़ा, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज बिगर। CAD 30 डिग्रीज है क्या, नहीं 70 डिग्रीज है, तो A ऑप्शन सही है। होपफुली समझ में आया होगा। अगला डाउट डिस्कस करते हैं, बट ये इनइक्वालिटीज का है, आपको नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये इनइक्वालिटीज का है, ये हम डिस्कस करेंगे कल। इनइक्वालिटीज क्वेश्चन नंबर 27, कहाँ गई बाकी की शीट। एक ये रही, बाप रे अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC बाइसेक्ट्स एंगल C AC एक डायगोनल होगा ऑब्वियसली, एंगल C एंड BC इज इक्वल टू CD। ABCD AC एंगल C को बाइसेक्ट करता है, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, मतलब ये और ये इक्वल है। BC इज इक्वल टू CD, BC और CD इक्वल है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल दी हुई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहले फिगर को देख लीजिए, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले आप फिगर को देख सकते हैं। फिगर को देख के आपको कुछ कॉन्ग्रेंसी, कुछ इक्वलिटी, कुछ मिलता हो तो उसको मार्क कर सकते हैं। ओके, कर ही लिया होगा आप लोगों ने, SAS प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। अब बोला है AB और AD इक्वल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा, ये फॉल्स पूछा है हमसे।
ए सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। बी डी तो है ही नहीं सर, ये रहा बी डी, आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि ये 90 डिग्री है और ये इक्वल है क्या, ऐसा पूछ रहा है वो। क्योंकि पूछ रहा है तो मैं अलग पेन से मार्क कर देता हूँ। लेट्स मार्क इट विथ रेड पेन। ये पूछ रहा है ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है क्या। AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, ये देखना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा बट देखना पड़ेगा। अगला देखते हैं ट्राइंगल DCO। DCO, अब O पॉइंट क्या सर, O पॉइंट तो पता है नहीं, एक ही पॉइंट है जो अनमार्क्ड है फिगर में, तो उसको ही O मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में बताना चाहिए था उन लोगों को, बट नहीं बताया है और एक ही पॉइंट आपको अनमार्क्ड दिख रहा है फिगर में, तो उसको O अज्यूम कर सकते हैं। ओके, उस पे ये चर्चा नहीं करनी कि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, वहाँ देना चाहिए था, बट अब नहीं दिया तो क्या क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, एक ही पॉइंट अनमार्क्ड है तो उसको O मार्क कर लीजिए। जनरली डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को O मार्क करते हैं, ऐसा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा आपको। DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू BCO। DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू BCO। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, पूरे ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेम्ड, फिगर में देखिएगा नेम्ड ADC और ABC ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट पूरी दूसरी डायगोनल बनने के बाद DOC और BOC, DCO और BCO उस तरह से ले लो, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे SAS प्रॉपर्टी से। ये दिख रहे हैं SAS प्रॉपर्टी से दो साइड्स इक्वल है, मतलब एक पेयर ऑफ साइड आ गया, बीच वाला एंगल आ गया और OC कॉमन है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल सही है। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये ट्रू है, मतलब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल O पे जो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल आएंगे। ये दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, दोनों इक्वल है, तो मतलब दोनों 90-90 हो गए, है ना। दोनों 90-90 हो गए और OD और OB भी इक्वल हो गया, मतलब AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। तो ये B पॉइंट भी ट्रू हो गया। अगर ये B पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछिए। अगर ये B पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछिए। आता है समझ में आप लोगों को? से यस सर। बढ़िया। किसी को B पॉइंट वापस समझना हो तो बोल दो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी इसमें। 28 एंगल्स पे निर्धारित, एंगल्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो आई थिंक होना चाहिए आपसे 28। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। सेम विथ 32 भी डाउट है आपका। इस फिगर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इस फिगर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अरे छोटा क्यों हो रहा है? इस फिगर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, BAD। इस तरह का, और इसी तरह की एक मिरर इमेज और बन रही है
ई जो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ई, उसके ऊपर ही जा रही है, मतलब बी ई सी। और ये सी, ये जो बी डी जा रहा है आपका, इसके एक्सटेंशन पे आ रहा है। जो बी डी जा रहा है आपका, इसके एक्सटेंशन पे आ रहा है। मैं वापस बना देता हूँ, प्रॉपरली इंक्लाइन करके बना देता हूँ। ये एक पंख निकाला तितली का, और ये बी है, और ये बी पे ही आगे ई आ रहा है। मैं अलग से निकाल के बना देता हूँ, ई सी, और ये यहाँ पे डी आ रहा है। ओके, और फिर ये दोनों ट्रायंगल्स को मर्ज करोगे तो यू विल गेट दिस फिगर। अब दोनों में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ये एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है। तो ए एस ए लगती हुई दिख रही है या एस ए एस लगती हुई दिख रही है। ई सी और डी ए को या तो इक्वल प्रूफ करो, या अगर आप फिगर को कीनली देखोगे तो ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन एंगल है, तो ए एस ए क्राइटेरिया लग जाएगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, ये जैसे ही समझ में आ जाए फिर इसको इसमें विजुअलाइज करना शुरू करना है, हर बार ड्रॉ नहीं करना है अलग से। पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैंने अलग से ड्रॉ करके बता दिया निकाल के। विजुअलाइज हो जाए तो अलग से ड्रॉ नहीं करना है। यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम, कितना जल्दी कर सकते हो वो भी एक कंडीशन रहती है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, मतलब कॉन्ग्रेंसी का देख लो कि ए बी डी हाँ, और सी बी ई, तो ये तो ट्रू है। बाकी भी ट्रू होंगे तो एक ऑप्शन इस पे भी जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो गया अभी, हो सकता है ऑप्शन डी करेक्ट हो अगर ए और सी भी करेक्ट है। तो ओ ई बी मतलब ये वाला एंगल, मतलब यही वाला एंगल की बात कर रहे हैं। ओ ई बी इज दिस एंगल, और सी डी ओ इज दिस एंगल, है ना। तो ये दोनों भी इक्वल है, सी पी सी टी से ये दोनों भी इक्वल होंगे। जो चीज़ें कॉन्ग्रेंट करी, बस इसमें लेटर्स के नाम बदल दिए, तो वो कॉन्ग्रेंसी वाली सीक्वेंस से आपको ये एंगल्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट पॉइंट्स के नाम से एंगल दे दिया। बट आप फिगर में देखेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ दीज होगा। फिर भी वेरीफाई करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम चल रही है, दोनों हो गए, टाइम कम है, तो ऑब्वियसली यू विल मार्क डी, बट इसको वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। ओ ई बी और ओ डी बी, अरे ये तो यही वाला एंगल पूछ लिया। ओ ई बी और ओ डी बी यही वाला एंगल पूछ लिया इनने वापस अलग नाम से, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40। सर बोलो। 29 भी समझा दोगे क्या? हाँ, 29 देखने में थोड़ा अच्छा फिगर लग रहा है, x है, 4x है, बट होगा नहीं इतना अच्छा। चलिए ट्राई करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड बी पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन, ए बी सी डी एंड बी पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, ए बी सी डी में किसी भी पॉइंट पे, या बी पी क्यू में किसी भी पॉइंट पे आप लीनियर पेयर मान सकते हो। इफ बी पी इज इक्वल्स टू बी सी, P इज इक्वल्स टू बी सी, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब एंगल कौन सा इक्वल होगा। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, यह ब्लैक से आपको चले तो मैं 2 एंगल से मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्राइंगल में आइसोसेलेस हो गया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। एंड डी क्यू, देखिए डी क्यू इज पैरेलल टू सी पी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, फिगर को बड़ा करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसा कुछ निकल के आएगा इससे।
तो आपको प्रॉपर ट्रांसवर्सल देखनी पड़ेगी। मतलब ये जो डी एंगल, पूरा डी एंगल है, ये एंगल सी ये डबल मार्क्ड के बराबर हो जाएगा, और ये जो ये पी एंगल, डबल मार्क्ड पी एंगल है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। और फिगर अगर आप देखें तो बहुत अटपटा बना हुआ है, इसलिए मैं वापस से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। फिगर बहुत अटपटा बना हुआ है ना, ये जो दोनों एंगल्स को मैंने इक्वल मार्क करा है दिख नहीं रहा है कहीं से कहीं तक भी इक्वल, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अगर लिखा हुआ है तो उसको मानना पड़ेगा। ये फिगर बिल्कुल रॉ फिगर होता है, रफ फिगर होता है, स्कीमेटिक फिगर होता है। वो सिर्फ मार्क करने के लिए होता है एंगल्स को। मतलब जैसे 4x हो सकता है 90 से कम निकल जाए, ज़रूरी नहीं 90 से ज़्यादा निकले। ऐसे दिख रहा है 90 से ज़्यादा, या CDQ 90 दिख रहा है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि 90 ले लेंगे अपन। तो पर एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फिगर दीज टू आर स्ट्रेट लाइन इफ BP लाइन मेरे को दिखी और BC लाइन मेरे को दिखी, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल हैं तो इन ट्राइंगल, फिगर में देखिएगा, इन ट्राइंगल BCP, BC इज इक्वल्स टू BP, सही है। तो ये दोनों एंगल जो मैंने मार्क करे ये दोनों इक्वल होंगे। इस पर मैं एक एक डंडी और मार्क कर देता हूँ। ये दोनों एंगल्स मैंने बोला ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है आगे की, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये पूरा एंगल भी इसके इक्वल होगा। फाइंड एंगल BDQ फाइंड करना है। Give me a minute. ये एंगल निकल जाएगा x की टर्म्स में, ये एंगल निकल जाएगा x की टर्म्स में, तो लीनियर पेयर से ये निकल जाएगा, या ये डायरेक्टली x+48 बोल सकते हैं। दिस इज x+48 एंड दिस इज x+48, तो ये एंगल निकल जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड BDQ। और एक बार ये एंगल निकल गया, x की वैल्यू निकल गई, तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। फिगर को मैं बड़ा कर लेता हूँ, सबको याद होगा फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। फिगर को मैं थोड़ा सा, ये अपने आप छोटा क्यों जाता है, ओके। चलिए आपको ये दिया हुआ है कि दिस एंगल, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वल, BC और BP एक दूसरे के इक्वल है। अब एक पर्टिकुलर एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है आपको। अब ज्यादा कुछ नहीं दिया, और ये एंगल तक कैसे पहुंचेंगे अगर ये डायरेक्टली अप्रोच नहीं हो रहा है। तो जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं वो लाइन से निकालते जाओ, जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं वो लाइन से निकालते जाओ। हम लोगों को दिया हुआ क्या है, 48 और एक एंगल x दिया हुआ है, और एक बाहर का एंगल 4x दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन कर सकते हो, या ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हो, और उसके बाद लीनियर पेयर से ये निकाल सकते हो। इवन ये वाला एंगल आप एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकते हो, क्योंकि जो मैंने बनाया है ये एंगल इज एक्सटीरियर टू PCD, ट्राइंगल PCD का एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एंगल का मेजर हो जाएगा, इस एंगल का मेजर हो जाएगा
x प्लस 48 डिग्रीज, राइट। अब ये x प्लस 48 है, ये इस साइड के अपोजिट है और इस साइड, इस इक्वल साइड के अपोजिट ये है, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 48। अब ये जो PCB ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 4x, राइट, दिख रहा है ना। ये जो PCB ट्राइंगल बन रहा है, इसमें दो एंगल्स पता है और फिर एक्सटीरियर एंगल 4x बन रहा है, तो इन दोनों का सम भी 4x के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 4x इज इक्वल्स टू x प्लस 48 प्लस x प्लस 48। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। फॉर ट्राइंगल BCP एंड द एक्सटीरियर एंगल एज PBA। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों x उस साइड ट्रांसफर होंगे, तो 2x इज इक्वल टू 48 प्लस 48, 2 टाइम्स 48, मल्टीप्लाई क्यों करूँ जब 2 कैंसिल होना है, तो x इज इक्वल टू 48 डिग्रीज आ गया, x इज इक्वल टू 48 डिग्रीज आ गया। अब ये 4x पता नहीं कितना बड़ा एंगल हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, 180 से भी बड़ा आ रहा है, थोड़ा ही लग रहा है मेरे को तो क्वेश्चन में। चलो कंटिन्यू तो करते हैं। x 48 डिग्रीज हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 48 डिग्रीज हो गया, ये पूरा एंगल निकालना है। ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, राइट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से QD, फिगर में देखिए QD और PC हम दोनों को पैरेलल लाइंस दी गई थी, तो जो एंगल C है वो इस एंगल के बराबर होगा, जो मार्क्ड एंगल है C 48 प्लस x प्लस 48 वो D के बराबर होगा, तो D के वैल्यू आ जाएगी 48 प्लस x दैट इज 48, तो ये आना चाहिए 96 डिग्रीज। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? 96 डिग्रीज, 29 का D था क्या सही आंसर? यस सर। देख लेते हैं, D था ना। तो क्वेश्चन अटपटा सा है, अटपटा सा इसलिए है सिर्फ क्योंकि वो फिगर ने रेशियो मेंटेन नहीं करा, पर कोई ज़रूरी भी नहीं है। जब आपको थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में कोई फिगर दिया जाता है तो उसके एंगल्स जो दिख रहे हैं ज़रूरी नहीं है। अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना दूं ABC और इस पे लिख दूं AC इज स्मॉलर देन AB, आप बोलोगे दिख तो रहा ही नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में जो लिखा हुआ है वो मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं है कि इस ट्राइंगल को प्रॉपर रेशियो से बनाए, ऐसा लिमिटेशन नहीं है। बनाने वाले बनाते हैं, नहीं बनाने वाले नहीं बनाते। जैसे मैं भी एक ट्राइंगल बनाऊंगा कि इसको इक्विलेटरल मान लो, अब स्केल से तुमने मेजर किया और इक्विलेटरल नहीं निकला, तो थ्योरेटिकल ज्योमेट्री है, इसमें ये चीज़ चलेगी। तो जैसे ये 4x, अगर 4x को कैलकुलेट करोगे तो वो 192 डिग्रीज आ रहा है, वो ये 180 से ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है, बट आ रहा है। तो जैसे मेरे को भी प्रॉब्लम हो गई थी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल तो दिख ही नहीं रहे, बट जो गिवन है उससे इक्वल आ रहे हैं। ये जो दोनों साइड्स है BC और BP, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, दिख नहीं रही है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उससे प्रोसीड करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था प्रियांशी, ये मतलब तेरे को डाउट आया, जेन्युइन डाउट था ये। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बाकी जिन बच्चों की MCQ शीट नहीं हुई उनको समझ में आ रहा है क्या डिस्कशन चल रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40। इन ट्राइंगल ABC, इफ
AB is the greatest side in triangle ABC, if AB is the greatest side, then angle C is obviously वो greater than 60 हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ का, तो इनइक्वालिटीज़ के बाद डिस्कस कर सकते हैं, इसको डाउट में होल्ड करके रख सकते हैं अथर्व। ये छुपी बैठी छोटी सी तीसरी चौथी शीट, बहुत सारे पेपर्स वर्कशीट पे ले लो तो ये प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन चैलेंज क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना रहेगा, और जिस भी बुक में आपको ये मिले क्वेश्चन उसमें सॉल्यूशन मत देखिएगा प्लीज़। इस पे आप जितना भी टाइम लगा सकते हैं उतना टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया इस पे। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे अभी से ट्राई करना शुरू करो, जब जब ये चैप्टर रिवाइज करो तब तब ये क्वेश्चन आपको ध्यान आना चाहिए कि ये ट्राई करना है। हर बार 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटे जितना भी आपको लगाना है उतना लगाओ और उसको खुद से सॉल्व करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया तो मेरे को ध्यान नहीं है कि इससे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में स्कूल लेवल पे है। इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्लिक हो गया तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर एक बार क्लिक हो गया आपको तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो 45 आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। बढ़िया क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे तो मज़े आएंगे। जैसे मैंने कुछ फिगर्स एक्सट्रैक्ट करके बनाए, आप भी ट्राई कीजिए कुछ फिगर्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बनाने का। एकदम से इसको देखते हैं तो क्या चीज़ क्या है, कितने क्वाड्रिलेटरल कितने ट्राइंगल बन रहे समझ में नहीं आते। कोई ट्राइंगल कोई क्वाड्रिलेटरल आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको बाहर निकालिए, बनाइए और फिर सोचिए उस पर। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस में एज अ चैलेंज देता हूँ, तो प्लीज़ उसका सॉल्यूशन मत देखिए। और अगर आपने देख भी लिया है तो सॉल्यूशन देख के आप क्लास में मत बताइए। आप दूसरों का सोचने का स्कोप ख़त्म कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो मन से करके बताए मुझे, मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी। जैसे आज मैं हैप्पी हूँ क्योंकि अथर्व वर्क करके आया है अच्छे से। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट अगेन, देन विल कंटिन्यू अगेन। आप भी ले लीजिए क्योंकि 20-25 मिनट्स की और क्लास है आज। ओके